हाँ तेरे भी होंगे 90 प्लस। मैग्नेटिज्म ओए साइलेंट। देख बेटे जरा ध्यान से देख, इसमें ना जो पहला चैप्टर है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। इस मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट के अंदर बायोट्स लॉ और उसके एप्लीकेशन। पहली बात एम्पियर सर्कुटल लॉ, मतलब क्लोज सर्किट का एम्पियर का नियम, सर्कुटल में होता है इंटीग्रेशन का नियम। ठीक है भाई, बायोट्स लॉ में एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है बायोट्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, बायोट्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। नोट्स जब उठाओगे आप तब पता चल जाएगा। बायोट्स लॉ पढ़ेंगे आप, उसकी एप्लीकेशन कौन सी पढ़ेंगे, मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ अ करंट कैरिंग सर्कुलर वायर। ठीक है, अब इससे रिलेटेड ना कंसेप्चुअल क्वेश्चन डेफिनेटली आना है फिगर बेस्ड। किस तरीके का, मान लीजिए एक वायर है आपके पास, उस वायर के कारण इस पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड आपको कैलकुलेट करना है। इस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बतानी है कि अपवर्ड है डाउनवर्ड है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, करंट की तरफ आप थंब रखेंगे राइट हैंड का, खुली हुई उंगलियां आप उस पॉइंट की तरफ रखेंगे जिस तरफ आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। हथेली मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन को बताएगी, तो हथेली अंदर की तरफ है तो इनवर्ड मैग्नेटिक फोर्स। ठीक है जी। फिर इस क्यू पॉइंट पर कैसा होगा, करंट मैग्नेटिक फील्ड की तरफ ये पॉइंट, हथेली बाहर तो आउटवर्ड फोर्स। कंसेप्ट क्लियर, मतलब यहां मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है, यहां मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड है। अगर मैं ध्यान दूं राइट हैंड थंब रूल पर तो एंटी क्लॉकवाइज मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनेगी। एंटी क्लॉक का मतलब है यहां से अंदर, मेरी उंगलियां देखो इस तरफ अंदर हुई और इधर ये बाहर निकलेगी। कंसेप्ट क्लियर, तो मतलब एम्पियर सर्कुटल लॉ, सॉरी राइट हैंड थंब रूल और पाम रूल दोनों एक दूसरे को सेटिस्फाई करते हैं। इसकी एप्लीकेशन मेरे हिसाब से यही आएगी अगर थ्योरेटिकली आती है, और अगर कंसेप्चुअल क्वेश्चन आते हैं तो इस तरीके से आ सकता है कि इसके कारण इस पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फोर्स निकालिए या मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट कीजिए। तो याद रखेंगे अगर करंट की डायरेक्शन में पी पॉइंट आ जाता है, जैसे स्ट्रेट पोर्शन के कारण पी पॉइंट स्ट्रेट पोर्शन की डायरेक्शन में, तो इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड 0 होगा। तो इस सेमी सर्कल के कारण इस पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे आप, कितना होगा, सेमी सर्कल के कारण मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट आई अपॉन 4r के बराबर होता है अगर ये डिस्टेंस r है। कॉन्सेप्ट क्लियर। जब करंट यहां से यहां पहुंचेगा तो करंट की तरफ आप थंब रखेंगे, ये उंगलियां आप इस पी पॉइंट की तरफ रखेंगे, हथेली बाहर है तो आउटवर्ड मैग्नेटिक फोर्स आउटवर्ड। कॉन्सेप्ट क्लियर, 100% समझ आ गया। इस तरीके की फिगर आ सकती है कि इस पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फोर्स कैलकुलेट कीजिए, तो आप याद रखेंगे इस स्ट्रेट पोर्शन के एक एंड पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, और यहीं से दूसरे वायर का एक दूसरा स्ट्रेट वायर स्टार्ट हो गया, उसके भी एंड पॉइंट पर निकालना है। ठीक है, इसके कारण करंट इस थंब के डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहां, मैग्नेटिक फील्ड का पॉइंट तो हथेली अंदर तो इनवर्ड मैग्नेटिक फोर्स, लेकिन इसके कारण आउटवर्ड जब करंट यहां से घूम करके बाहर निकलेगा, तो इन दोनों के पोर्शन के कारण यहां पर मैग्नेटिक फील्ड 0 हो जाएगा, और इस सेमी सर्कल के कारण बचेगा जो किसके बराबर होता है, म्यू नॉट आई अपॉन 4r। इस तरीके का क्वेश्चन आप जरूर करके जाएंगे। कॉन्सेप्ट क्लियर। मैंने लगभग 17-18 क्वेश्चन इस तरीके के आपके नोट्स में कराए हैं पहले चैप्टर में मैग्नेटिज्म के, आप सारे करें। इसके बाद एम्पियर सर्कुटल लॉ, आईसीएससी बोर्ड एक बात ध्यान रखिएगा, आईएससी बोर्ड, एक मैग्नेटिक फील्ड, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड एट द
एक्सिस पासिस थ्रू द सेंटर ऑफ अ रिंग ड्यू टू अ करंट कैरिंग रिंग। ठीक है जी, एक करंट कैरिंग रिंग है, एक एक्सिस इसके सेंटर से पास होती है, तो इस पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए आपके हाथ 2 दफा आ चुका है पिछले 4 साल में। ठीक है, सीबीएसई भी से करके जाए अच्छे से। ठीक है, इसके बाद एम्पियर सर्कुटल लॉ में एक इंपॉर्टेंट क्या है, एम्पियर सर्कुटल लॉ का प्रूफ और एक्सप्रेशन फॉर द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग सर्कुलर सिलेंडर। इस पी पॉइंट पर जब अंदर, सरफेस पर और बाहर, याद रखिएगा अगर ये कंडक्टिंग है तो अंदर 0 होगा, अगर नॉन कंडक्टिंग है तो अंदर भी मैग्नेटिक फील्ड होगा। सोलिनॉइड सिलेबस में है, सोलिनॉइड अच्छे से करके जाएंगे, टोरॉइड सिलेबस में नहीं है। तो सोलिनॉइड डेफिनेटली आने के चांस है कि फाइंड एन एक्सप्रेशन फॉर द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ सोलिनॉइड, और उसे थोड़ा डिस्कस कर लीजिए आप। सोलिनॉइड को अगर मैं बात करूं तो सोलिनॉइड के सेंटर में यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होता है और उसके दोनों एंड पर मैग्नेटिक फील्ड जस्ट हाफ हो जाता है। तो मैग्नेटिक फील्ड एट एंड ऑफ द सोलिनॉइड इज इक्वल टू द हाफ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर। याद रखिएगा मैग्नेटिक फील्ड जितना सेंटर पर होगा उसका आधा होगा एंड पर, और मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म होता है सोलिनॉइड के अंदर, कितना होता है, यूनिफॉर्म। और ऐसा ग्राफ आपको देखने को मिलेगा, अगर ये एक्स एक्सिस है और इधर लेंथ l/2 है सोलिनॉइड की और इधर लेंथ l/2 है, मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म और एंड पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड आधा। ये इसका ग्राफ है। ग्राफ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू के लिए, एमसीक्यू में आने के पूरे चांस है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलिनॉइड किसके बराबर होता है, B इज इक्वल्स टू म्यू नॉट NI अपॉन L। N अपॉन N का मतलब है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। तो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ बढ़ाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाएगा, करंट बढ़ाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाएगा। लेकिन अगर एक सोलिनॉइड के अंदर आप एक सॉफ्ट आयरन कोर रख देते हैं तो भी मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाता है। सवाल है कि सॉफ्ट आयरन कोर ही क्यों रखते हैं, स्टील की कोर क्यों नहीं रखते। हिस्टेरिसिस लॉस सॉफ्ट आयरन के अंदर कम होता है, इसकी रिटेंटिटी बहुत ज्यादा हाई और कोहेसिविटी कम होती है। स्टील की रिटेंटिटी और कोहेसिविटी दोनों ज्यादा होती है। ठीक है जी, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं, समझ गए ना, उसकी कोहेसिविटी बहुत ज्यादा हो, स्टील की रिटेंटिटी कम हो, लेकिन इसके साथ क्या है, इसकी रिटेंटिटी ज्यादा। लेकिन स्टील के अंदर दूसरे मटेरियल के मुकाबले रिटेंटिटी भी ज्यादा होती है और कोहेसिविटी भी ज्यादा होती है। ठीक है जी, इसीलिए स्टील को डीमैग्नेटाइज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। डीमैग्नेटाइज करने में उसे ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, इसीलिए स्टील से आप परमानेंट मैग्नेट बनाते हैं और सॉफ्ट आयरन से आप इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाते हैं, टेम्परेरी मैग्नेट बनाते हैं। कंसेप्ट क्लियर, 100% समझ आ गया, पक्का। ठीक है जी, इस पूरे चैप्टर में शायद इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा, आप अगर अच्छे से समझ जाओ। जब आप इस वीडियो को देखोगे तो साथ साथ इसके नोट्स रखिएगा और एक एक डेरिवेशन अपने हाथ से लिख के हो, बिल्कुल जैसे मैंने न्यूमेरिकल्स कराए इसके एक एक न्यूमेरिकल, क्योंकि पूरी की पूरी मैग्नेटिज्म के अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बाद मैंने सबसे ज्यादा न्यूमेरिकल्स या तो 8th यूनिट में कराए हैं, एटम न्यूक्लियाई उसमें भी 25-30 से ऊपर है, और इसमें भी, और बाकी जो चेक पॉइंट थे डीसी पांडे की वो तो अलग ही, वो जरूर करके जाएंगे आप। शुरू के चेक पॉइंट एमसीक्यू क्वेश्चन वहीं से मिल जाएंगे सारे। ठीक है, इसके बाद सेकंड चैप्टर है इसका, फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल। पहला क्वेश्चन है इसका कि कैसा पाथ होता है चार्ज पार्टिकल का जब वो एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एंटर करता है, तो पैराबोलिक पाथ। कैसा पाथ होता है, पैराबोलिक पाथ होता है। ठीक है जी, हमने इसका डेरिवेशन किया था। मान लिया मैंने एक चार्ज इसके अंदर एंटर करता है किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के, तो उसके ऊपर एक फोर्स लगता है, इलेक्ट्रिक फोर्स, दैट इज इक्वल्स टू QV, और एक फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन निकाल ली, चार्ज E अपॉन M। तो याद रखिएगा एमसीक्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज मास रेशियो ऑफ द पार्टिकल। कंसेप्ट क्लियर, चार्ज मास रेशियो के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एक्सेलरेशन। याद रखेंगे, पक्का याद रखेंगे। ठीक है, अब मेरे पास इक्वेशन ऑफ मोशन ये s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at का स्क्वायर।
इनिशियली चार्ज पार्टिकल रेस्ट पोजीशन में था 1/2, ई की वैल्यू उठा करके मैंने रख दी QE अपॉन m, और मैंने मान लिया t टाइम के अंदर x डिस्टेंस x एक्सिस के अलोंग चला पार्टिकल v वेलोसिटी से, तो x² अपॉन v स्क्वायर। इट इज द इक्वेशन ऑफ पैराबोला अगर ये सब कांस्टेंट हो। हेंस प्रूव्ड कि ये इक्वेशन पैराबोला की है। तो एक चार्ज पार्टिकल जब एक इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एंटर करता है तो पैराबोलिक पाथ पर चलता है। तो ऐसी इक्वेशन ऑप्शन में होगी तो टिक कर देंगे, पैराबोलिक पाथ होगा तो टिक कर देंगे। और इस इक्वेशन को बहुत तरीके से देखिए जरा ध्यान से। y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x स्क्वायर, समझ गए मेरी बात, और y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू q अपॉन m, अगर ये सारी चीजें कांस्टेंट कर दी जाए। आगे समझ। आपके पास इस तरीके का क्वेश्चन आ सकता है कि एक पॉजिटिव चार्ज की शीट दे दी जाएगी, एक नेगेटिव चार्ज की शीट दे दी जाएगी, और चार्ज पार्टिकल कुछ इस तरीके से दिखाई दिएंगे आपको। कहा जाएगा एक का नाम A है, एक का नाम B है, एक का नाम C है और एक का नाम D है। इनमें से कौन सा पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, कौन सा नेगेटिव और कौन सा न्यूट्रल। तो याद रखिएगा पॉजिटिव की तरफ डिफ्लेक्ट होने वाला नेगेटिव चार्ज पार्टिकल था, सीधा चले जाने वाला न्यूट्रल था, और जो नेगेटिव की तरफ डिफ्लेक्ट हुए हैं वो सारे पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है। सवाल है अगर ये दो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल थे तो इनमें से ज्यादा चार्ज मास रेशो किसकी है, तो जो जितनी जल्दी उड़ गया उसकी ज्यादा है। समझ आ गया। ऐसा क्वेश्चन बहुत जरूरी है, आना भी चाहिए, IQ लेवल बढ़ाएगा। ठीक है जी, समझ गए आप मेरी बात, 100% समझ गए। अब जब चार्ज पार्टिकल एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एंटर करता है तो उसका पाथ हेलिकल होता है मेनली आइडल कंडीशन पर। हेलिकल फिर बाद में सर्कुलर हो सकता है, वो बात अलग है, किस कंडीशन पर हो सकता है वो समझिएगा। जब एक चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एंटर करता है तो हेलिकल पाथ होता है, लेकिन अगर वेलोसिटी वेक्टर मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर के परपेंडिकुलर होता है तो सर्कुलर पाथ बन जाता है। समझ गए आप मेरी बात। जब चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एंटर करेगा तो उसके ऊपर एक सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा, एक मैग्नेटिक फोर्स लगेगा QVB sin थीटा। वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड तो थीटा 90 डिग्री, sin थीटा की वैल्यू मैंने 1 रख दी, तो इसे सिंपलीफाई इस तरीके से लिख दिया। सवाल पेपर में किस तरीके से आएगा कि रेडियस निकालिए उस पाथ की जो चार्ज पार्टिकल फॉलो करता है जब एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एंटर करता है। तो याद रखिएगा V से V कट गया, और R के लिए आप एक्सप्रेशन फाइंड आउट कर लेंगे mv अपॉन। अगर लीनियर मोमेंटम के टर्म्स में पूछा है तो ये आ गया। अगर काइनेटिक एनर्जी के टर्म्स में पूछा तो काइनेटिक एनर्जी के टर्म्स में दे दो लीनियर मोमेंटम इज इक्वल टू 2mk, लीनियर मोमेंटम इज इक्वल टू √2mk। कॉन्सेप्ट क्लियर। अब सवाल डेफिनेटली ऐसा आएगा, इस सवाल को लिख लीजिएगा जब आप वीडियो देखेंगे कि इफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन एंटर टू द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट द रेशियो ऑफ द रेडियस ऑफ देयर पाथ इफ बोथ एंटर विद सेम वेलोसिटी। अगर सेम वेलोसिटी नहीं है तो सेम मोमेंटम या लीनियर मोमेंटम, सेम काइनेटिक एनर्जी इनमें से होगा। अगर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन नहीं है तो प्रोटॉन अल्फा पार्टिकल या प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हो सकता है। मेरा मानना है ये 2 नंबर या MCQ में होगा, और डेफिनेटली यहां से इस टाइम देख ले किस टाइम की वीडियो आपको जरूर देखनी है। वीडियो 30 मिनट की हो चुकी, 12 मिनट से वीडियो देखना स्टार्ट कर दियो, बहुत ज्यादा जरूरी है। हर एक पॉइंट मैंने इंपॉर्टेंट बोला, लेकिन जिस इसी पर फोकस रखना जिसका यही पोर्शन कमजोर है वो 12 मिनट पर वीडियो जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, समझ आ गया। इसके बाद ये पूरा पोर्शन तैयार रखेंगे आप, आगे समझ। इस कुछ पूछना है इसमें आता होगा सभी को। पेपर में ये भी पूछा जा सकता है चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी कैलकुलेट कीजिएगा, या फिर एक टाइम पीरियड कैलकुलेट कीजिएगा, टाइम ऑफ रिवॉल्यूशन। तो टाइम इज इक्वल टू 2πr अपॉन v, यहां से v की वैल्यू निकालिएगा R⁴ अपॉन m। R से R कट गया भाई साहब, ये लिख लो अपने माइंड में। T इज इंडिपेंडेंट ऑफ रेडियस ऑफ पार्टिकल इन द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ये ऑप्शन टक देनी कर दिए, वहां क्वेश्चन आएगा डेफिनेटली ऐसा। फ्रीक्वेंसी ऑल्सो 1/T फ्रीक्वेंसी के बराबर इनवर्सली पर, मतलब इंडिपेंडेंट ऑफ रेडियस ऑफ पाथ। समझ आ गया।
ये वीडियो यहां से जरूर देख लियो अच्छे से, आगे समझ, ठीक है। अब इसके बाद जो इंपॉर्टेंट डेरिवेशन यहां से है, एक तो इंपॉर्टेंट है फाइंड एन एक्सप्रेशन फॉर द टॉर्क एक्टिंग ऑन अ करंट कैरिंग कॉइल प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। दूसरा इंपॉर्टेंट यह है कि अगर दो कंडक्टर हैं हमारे पास, इनके बीच जो फोर्स लगता है वो कैलकुलेट कीजिएगा, करंट कैरिंग कंडक्टर के बीच का फोर्स मैंने कराया हुआ है आपको। अब ये एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट क्या है इसमें देख ले। याद रखिएगा अगर सेम डायरेक्शन में करंट चलता है तो दोनों वायर अट्रैक्ट करते हैं, अगर अपोजिट डायरेक्शन में चलता है तो रिपेल करते हैं। अगर ये इस क्वेश्चन की मैं बात करूं तो 2017 के बाद 4 बार रिपीटेड क्वेश्चन है आईएससी बोर्ड में, तमीज से पढ़ियो इसे 1 से 3 नंबर में, आगे समझ। हर पेपर में सीबीएसई का आज तक एक भी साल नहीं आया, पिछले साल को अगर मतलब पिछले साल 2020 के पेपर को अगर मैं छोड़ दूं ये ना आया हो, 2020 में सिर्फ ये एक पेपर होता है, बाकी हर एक पेपर में इससे रिलेटेड 1 से 3 नंबर का पेपर मिलता है, आगे समझ, इसे करके जाओगे जरूर। अब इससे रिलेटेड एक छोटा क्वेश्चन किस तरीके से आ सकता है, मान लीजिए आपके पास 3 वायर हैं एबीसी और बराबर करंट है, बराबर दूरी पर है, कहा कि बी किस तरफ मूव होगा, तो अब ये किसी भी तरफ मूव नहीं होगा क्योंकि ये से अट्रैक्ट करेगा, ये से अट्रैक्ट करेगा। लेकिन अगर इसमें करंट होगा डाउनवर्ड तो भाई ये तो इसे रिपेल करने की कोशिश करेगा अपोजिट डायरेक्शन, और ये अट्रैक्ट करेगा तो ये वायर बहुत तेजी से इस तरफ मूव करेगा। कांसेप्ट क्लियर, 100% समझ आ गया, पक्का, ठीक है। इसके बाद एक ये भी इंपॉर्टेंट है कि एक कंडक्टर पड़ा हुआ है, ये सिलेंड्रिकल भी हो सकता है और बार शेप में भी हो सकता है। एक इनवर्ट मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जो 2021 में क्वेश्चन पेपर में है, इसके ऊपर जो फोर्स लगेगा वो कैलकुलेट करना है, क्यूबी साइन थीटा आ जाएगा, ठीक है जी, आगे समझ, इसे जरूर कर लीजिएगा। इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप सभी जानते होंगे, गैल्वेनोमीटर। जब से साइक्लोट्रॉन आउट ऑफ कोर्स गया गैल्वेनोमीटर की महत्वता बढ़ गई, क्योंकि दोनों में से एक क्वेश्चन 5 नंबर का आता था। गैल्वेनोमीटर एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस है जो करंट की डिफ्लेक्शन को नापती है, स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट की डिफ्लेक्शन को नापती है। और इसका प्रिंसिपल यह है कि जब इसकी कॉइल के अंदर करंट आता है, वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखी होती है, वो टॉर्क एक्सपीरियंस करती है। समझ आ गया, प्रॉपर्ली पढ़ के जाएंगे, गैल्वेनोमीटर क्या है उसकी फिगर बनाएंगे प्रॉपर्ली, उसका प्रिंसिपल लिखेंगे, उसकी एक्सप्लेनेशन देंगे, उसके ऊपर टॉर्क जो लगती है वो बताएंगे कि टॉर्क का फॉर्मूला विद डेरिवेशन से पढ़ा, और एक टॉर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिफ्लेक्शन, प्रोपोर्शनलिटी का हटा का साइन के कांस्टेंट आ गया, दोनों बराबर रख देंगे आप। और गैल्वेनोमीटर की सेंसिटिविटी किस तरीके से बढ़ाई जा सकती है वो यहां से आप निकाल के दिखाएंगे, थीटा इज इक्वल टू NIBA अपॉन के। रेस्टोरिंग कोफिशिएंट कम से कम होना चाहिए, फॉस्फर ब्रोंज का होता है, इसीलिए वहां पर एक फॉस्फर ब्रोंज स्ट्रिप यूज करते थे क्योंकि उसका टॉर्क पर ट्विस्ट मिनिमम था। जितना ज्यादा एरिया ज्यादा होगा कोइल का उतना अच्छा गैल्वेनोमीटर होगा, जितना मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगा एक्सटर्नल उतना अच्छा होगा, जितना करंट ज्यादा होगा उतना अच्छा होगा। कांसेप्ट क्लियर, गैल्वेनोमीटर के संकट कट गए। अब गैल्वेनोमीटर की 2 सेंसिटिविटी है, सेंसिटिविटी बढ़ाने कैसा है पता चल गया ना, नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा करके। 2 सेंसिटिविटी है, एक वोल्टेज सेंसिटिविटी, डिफ्लेक्शन अपॉन वोल्टेज, रेडियन पर वोल्ट ऐसा यूनिट, एक करंट सेंसिटिविटी, डिफ्लेक्शन अपॉन करंट, रेडियन पर एम्पियर। आगे समझ, रिलेशन क्या है, और इसे क्या लिख सकती हैं आप, करंट सेंसिटिविटी। अगर रिलेशन भी आता है तो आप ऐसे लिख देंगे, वोल्टेज सेंसिटिविटी इज इक्वल टू करंट सेंसिटिविटी अपॉन रेजिस्टेंस। आगे समझ। गैल्वेनोमीटर का जो रेजिस्टेंस होता है वो वोल्टमीटर के रेजिस्टेंस से कम होता है, एमीटर के रेजिस्टेंस से ज्यादा होता है। अगर गैल्वेनोमीटर से आपको वोल्टमीटर बनाना है तो गैल्वेनोमीटर के साथ सीरीज में आप एक रेजिस्टेंस जोड़ दीजिएगा, रेजिस्टेंस जितना हैवी जोड़ेंगे उतना अच्छा है। और अगर इससे आपको एक एमीटर बनाना है, प्रॉपर्ली लिखने का तरीका मैंने आपको नोट्स में दिया हुआ है, तब एक छोटा शंट जोड़ देंगे कम रेजिस्टेंस का, एक रेजिस्टेंस जोड़ देंगे इसके पैरेलल में, तो एक अच्छा एमीटर बन जाएगा।
अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो मुझे अच्छा लगा वो किस तरीका का है, बाकी वहां कुछ भी आ सकता है। सवाल ये आया कि एक 200 ओम का रेजिस्टेंस था एक गैल्वेनोमीटर का, 200 ओम रेजिस्टेंस कितना था, और मुझे इसकी हेल्प से एक वोल्टमीटर बनाना है जिसकी रेंज 0 to 20 वोल्ट होगी। अगर गैल्वेनोमीटर रीडिंग देता है मुझे 10 की पावर -3 एंपियर करंट की, तो कितना रेजिस्टेंस मुझे वोल्टमीटर के साथ जोड़ना है, जो कि मुझे गैल्वेनोमीटर के साथ जोड़ना है, जो कि मुझे वोल्टमीटर में कन्वर्ट करके देते गैल्वेनोमीटर। ठीक है, आगे समझ। अब जरा ध्यान देंगे आप यहां, मुझे वोल्टमीटर बनाना है तो गैल्वेनोमीटर के मैंने सीरीज में जोड़ दिया एक रेजिस्टेंस। अब यहां वोल्टेज है V, ये पूरा वोल्टमीटर तैयार, करंट आया इसके अंदर आई जी या I मान लीजिएगा। ठीक है, तो IG प्लस IR दैट इज इक्वल्स टू V, I कॉमन ले लिया, G प्लस R इज इक्वल्स टू V और I से डिवाइड कर दिया इधर। कॉन्सेप्ट क्लियर। मुझे निकालना वो रेजिस्टेंस कितना है जो जोड़ करके मैं वोल्टमीटर बनाऊंगा, फॉर्मूला तैयार कर लिया उसका। रेंज जो मैक्सिमम होती है 0 to 20 वो यहां रखा, करंट की रीडिंग क्या आई थी 10 की पावर -3 एंपियर, और गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस इसमें से माइनस कर दिया, आपके पास आंसर होगा। 100% समझ आ गया। अगर ऐसे ही एमीटर के लिए आता है तो क्या करेंगे, ये गैल्वेनोमीटर है, पैरेलल में एक रेजिस्टेंस जोड़ दिया आपने शंट, द मिनिमम रेजिस्टेंस विच इज रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट गैल्वेनोमीटर इनटू द एमीटर। मैंने मान लिया यहां वोल्टेज V, तो यहां से करंट चला I और I में से IG चला गया इधर, तो इधर कितना गया I माइनस। अब जितना वोल्टेज यहां उतना ही वोल्टेज यहां होगा, उतना यहां, क्योंकि पैरेलल में वोल्टेज बराबर रहता है। तो I इंटू G इज इक्वल टू I माइनस IG इंटू S। सवाल यह है कैलकुलेट द रेजिस्टेंस विच इज रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट अ गैल्वेनोमीटर इनटू द एमीटर ऑफ रेंज 5 एंपियर, मतलब कितनी रेंज का, 5 एंपियर करंट का, कितने का, 5 एंपियर। आपको दिया होगा कि गैल्वेनोमीटर से इतना करंट निकलता था, मतलब IG गिवन, शंट कैलकुलेट करना है, करंट की रेंज दे दी आपको 0 to 5 एंपियर, वैल्यू पुट करो आंसर निकल गया। गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस आपको 200 ओम या कुछ दिया होगा, कर लेंगे, 100% हो जाएगा। कोई ऐसा टॉपिक जो छूट गया मेरे से भी? हाँ अभी तो है, अभी तो आप थोड़ा वो एक बार वो भी पढ़ के जाओगे, डाया पैरा फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स। ठीक है, पढ़ लीजिएगा, बार मैग्नेट को अच्छे से कर लीजिएगा। ठीक है, एक अर्थ का मैग्नेटिज्म भी पढ़ जाओ, क्या पता नहीं क्वेश्चन टपक जाए ICSE में, तो डेफिनेटली आना डाया पैरा फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स। ठीक है, डाया पैरा फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स, डाया जो रिपेल करेगा एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को, इसकी मैग्नेटिक परमेबिलिटी 0 से मतलब नेगेटिव में होती है, ससेप्टेबिलिटी कम होती है, समझ गए। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को रिपेल करता है। पैरामैग्नेटिक मटेरियल, मैग्नेटिक परमेबिलिटी लगभग 1, ससेप्टेबिलिटी 1 से ज्यादा। ठीक है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को अट्रैक्ट करता है। इसके 2 एग्जांपल याद कर लो, 2 इसके एग्जांपल याद कर लो। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल एक स्ट्रॉन्ग पैरामैग्नेटिक ही है, जब पैरामैग्नेटिक को बहुत ही कम टेम्परेचर पर मैग्नेटाइज किया जाता है वही फेरोमैग्नेटिक मटेरियल बन जाता है। ठीक है, इसकी ससेप्टेबिलिटी 10 की पावर 3 ऑर्डर की होती है, मैग्नेटिक परमेबिलिटी भी बहुत ज्यादा होती है। डायामैग्नेटिक मटेरियल टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करते, ससेप्टेबिलिटी ऑफ डायामैग्नेटिक मटेरियल इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, एंड पैरामैग्नेटिक मटेरियल की ससेप्टेबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होती है। क्यूरी लॉ भी था, जिस टेम्परेचर पर एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल पैरा के अंदर कन्वर्ट हो जाता है उसे एक क्यूरी टेम्परेचर कहा जाता है। फॉर एग्जांपल सॉफ्ट आयरन के अंदर 100 केल्विन से ऊपर अगर टेम्परेचर जाता है तो सॉफ्ट आयरन पैरामैग्नेटिक के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। कॉन्सेप्ट क्लियर? 100% समझ आ गया? पक्का? ठीक है जी। अर्थ मैग्नेटिज्म भी अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, एंगल ऑफ डिप वगैरह एक ये फॉर्मूला याद रखिएगा, V/H, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाएगा।
वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिज्म, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिज्म, एंगल ऑफ डिप। एंगल ऑफ डिप की वैल्यू 0 डिग्री होती है इक्वेटर पर, 90 डिग्री होती है पोल पर, याद रखेंगे, ठीक है, आ गया समझ। अब भाई 5th यूनिट में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में देखो क्या डिस्प्लेसमेंट करंट वगैरह सब, मैक्सवेल्स करेक्शन वगैरह सब आउट ऑफ कोर्स। तो क्या रहेगा पेपर में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं क्या, दीज आर ट्रांसवर्स इन नेचर, उनके पार्टिकल परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वाइब्रेट करते हैं, डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन के। उसका एनवलप और किस तरीके का क्वेश्चन आ सकता है वो देख लो, उसकी प्रॉपर्टी समझ लो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की। वैक्यूम के अंदर 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड की रफ्तार से चलते हैं, और E क्रॉस B इलेक्ट्रिक वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन बताता है। फॉर एग्जांपल, अगर ये x एक्सिस है, y एक्सिस ये z एक्सिस, अगर इलेक्ट्रिक वेक्टर y की तरफ है और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर z की तरफ है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव x की तरफ चलेगी। ठीक है जी, समझ आ गया किस तरीके से। y का मतलब है j कैप, z का मतलब है k कैप, और j क्रॉस k इज इक्वल टू i, तो i मतलब अराउंड x एक्सिस है। सवाल पेपर में आ गया कि एक आप ड्रॉ करके दिखाओ फिगर जिसके अंदर वेव चलती हो z एक्सिस की तरफ। तो सबसे पहले ना आप इधर z मान लो, मतलब इसे ऐसा रोटेट कर दो, तो x कहां चला गया, y कहां चला गया, वेव पहले ही दिखा दो इधर, आगे समझ। फिर दिमाग लगा, ये k कैप, ये j कैप, ये i कैप और ये j कैप, i क्रॉस j k, मतलब इधर इलेक्ट्रिक वेक्टर और इधर मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की सभी की स्पीड वैक्यूम के अंदर बराबर होती है, लेकिन अगर किसी मीडियम से पास करूं तो रेडियो वेव की स्पीड ज्यादा होती है, क्योंकि जिसकी वेवलेंथ ज्यादा होती है उसकी स्पीड भी मीडियम के अंदर ज्यादा होती है, जिसके अंदर कोई भी बाहर का प्रभाव ना पड़ता हो। ठीक है जी, मतलब ये मान लो एक ऐसा क्षेत्र है जिसके अंदर कोई एक्सटर्नल ना तो फ्रीक्वेंसी का इफेक्ट पड़ता हो ना एक्सटर्नल रिसोर्सेज का, इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड का। ठीक है जी, जो इंटरनल फीचर्स हैं सिर्फ उनका प्रभाव पड़ता है। इसके बाद जरा ध्यान देंगे आप यहां इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स याद रखेंगे। रमी लड़की का नाम है, एबीसीडी में क्या है यूवी, और इस एबीसीडी में क्या है वीयू, और एक्स वाई तो सभी को पता है। रेडियो, माइक्रो, इंफ्रारेड, विजिबल, अल्ट्रा, एक्सरे, गामा रे, वैसे कॉस्मिक रे भी है लेकिन नहीं पढ़ती, सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी होती है। अप टू डाउन फ्रीक्वेंसी बढ़ी, वेवलेंथ घटी, सभी की वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी आपके याद होनी चाहिए, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन आएगा कि 4 × 10⁻14 हर्ट्ज से लेकर के 8 × 10⁻14 हर्ट्ज तक किस वेव की फ्रीक्वेंसी लाइज करती है, और इस वेव के दो कम से कम यूजेस बताइए, इसका प्रोडक्शन बताइए या इसका डिटेक्शन बताइए। याद रखिएगा हर एक वेव के 3 यूज करेंगे आप, उनकी सभी की वेवलेंथ याद करेंगे, सभी की फ्रीक्वेंसीज याद करेंगे और डिटेक्शन एंड प्रोडक्शन याद करेंगे। ठीक है जी, 4 नंबर है, 4 के 4 नंबर आपके यहां से आ जाएंगे। ठीक है, अभी तक मैंने साहब 4 वीडियो अपलोड कर दी, 5th वीडियो है भाई। अगर ये 5 भी पढ़कर कोई चला गया जिसके 80% लाइज कर रहे थे 90 क्रॉस हो जाएंगे, जिसके पास होने के वादे थे वो 100% पास हो जाएगा, लेकिन जिसके कान का फोन लग रहा, ठीक है, उसके बस के कुछ नहीं है। जो आज भी फोन में घुसे पड़े हैं ना, अगर मेरा मैसेज आएगा, मतलब इनकी ना इतनी दुर्दशा होगी सारी, अगर वहां से भी कंपनी का भी मैसेज आया तो भी देखा है, क्या पता मैं किसी को याद आ रहा हूं इतनी दुर्दशा है।